हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम जो हमारे पास 50 लास्ट डेज बचे हुए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जेआईबी एग्जाम एंड स्पेसिफिकली आई एंड आईएफएस का जो पेपर है, इसमें एटलीस्ट 50 मार्क्स लाने से रिलेटेड हम क्या एफर्ट लगा सकते हैं, इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हैं। एज वी नो आईआईबीएफ का ट्रेंड है कि टॉपिक्स को रिपीट कर देता है। So those topics we'll be discussing and a few topics जिससे क्वेश्चन आ सकता है that also we'll be discussing. So previously जो क्वेश्चंस आए हैं and किस तरह के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं, everything is some that we will be discussing in this particular video and this is day 20. Before moving ahead, let me just remind you, अगर आप लोग JIB एग्जाम अपकमिंग साइकिल में अटेम्प्ट कर रहे हैं then you should definitely consider some guidance because टाइम थोड़ा कम बच गया है and EduTap has come up with the मास्टर कोर्स जहां पर आपको चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड शॉर्ट जो है वीडियोस के थ्रू पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। 15-15 मिनट्स के वीडियो से रिकॉर्डेड वीडियोस, और इससे आप जो है अपने कम्यूट टाइम में, लंच या फिर ब्रेक टाइम्स में देखकर फटाफट सारा सिलेबस जो है एग्जाम के लिए वो कंप्लीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव द चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड बिफोर द एग्जाम रिवाइज करने के लिए नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हमारे, एंड ऑल्सो वी हैव द लाइव क्लासेस। थ्रू दीज हम जो है बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम। तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लेटेस्ट से आपका कोई एक कंपोनेंट हो गया आई एंड आईएफएस एएफएम ऐसे, तो आप इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्स भी हमारा अवेलेबल है जहाँ पर लाइव क्लासेस किए जा रहे हैं। ये लाइव क्लासेस के साथ साथ जो ये रिकॉर्डेड वीडियोस है वो नहीं अवेलेबल होगा, बाकी सब कुछ आपको जो है अवेलेबल है। द क्लासेस आर प्रेजेंटली रनिंग एंड मेनी मोर बैचेस विल बी लॉन्चिंग, तो प्लीज स्टे ट्यून। एंड इसके साथ साथ JIB75 कोड यूज करके आप 75% का डिस्काउंट मास्टर कोर्स पे पा सकते हैं, लाइव क्लासेस पे और भी कोर्सेस है लाइव क्रैश कोर्स में। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन चेक आउट द लिंक्स। सो चैप्टर 17 मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर रहे थे। दिस इज अ कंटिन्यूएशन पार्ट 2। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मॉनेटरी पॉलिसी करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली होती क्या है, हु डज इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड हमारा जो फिस्कल पॉलिसी है। ऑल्सो मॉनेटरी पॉलिसी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, और कुछ टूल्स हमने डिस्कस किए थे, दैट इज द रिजर्व रेशियोज। Now we'll be talking about the different interest rates that are included in the monetary policy and the main जो सबसे important monetary policy की जाती है वो है policy rate को vary करके। तो what is policy rate, इसे policy rate क्यों कहा जाता है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले we will just have a look at what are the interest rates that the RBI can vary। इंटरेस्ट रेट्स जब RBI वेरी करेगा तो बैंक के आप लोन्स जो लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स वेरी होंगे। बैंक इंटर बैंक जो कॉल मनी मार्केट है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स वेरी होंगे। इस तरीके से बहुत सारे और भी इंटरेस्ट रेट्स जो है वेरी होंगे, एंड that will affect the supply of money in the economy, and that is what monetary policy is all about, ठीक है। और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेपो रेट, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट रेपो रेट की हम बात करेंगे। तो रेपो रेट इज व्हाट, अगर सम बैंक वांट्स टू टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, ये बेस्ट एग्जांपल है फॉर द रेपो रेट। तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई को पूछेगा कि आई वांट सम लोन, तो आरबीआई विल गिव द लोन, बट इट विल से कि भाई आपको एक सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कि आप ये लोन का पैसा जो है वापस लौटाओगे, और अगर नहीं लौटाओगे तो व्हाट विल आई डू, ठीक है। आरबीआई विल आस्क फॉर सिक्योरिटी कोलेटरल। तो इवन दो रेपो रेट इज ओवरनाइट यानी कि वन डे के लिए है, आरबीआई नीड्स कोलेटरल, तो बैंक अपना जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या फिर इट वांट्स टू पुट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इनको आरबीआई के पास गिरवी रख के इट विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर जो लोन है वो ले लेता है। अब ये लोन लेने के बाद एक्चुअली आरबीआई को यहाँ आरबीआई ने जो लोन दिया है उसके सामने कोलेटरल मिल गया, तो आरबीआई इज हैप्पी, इट इज गिविंग द लोन। नाउ आफ्टर लोन का अमाउंट यूज किया जा चुका है बाय द बैंक, लेट से 100 रुपीज लिया गया है, एंड इस पर जो है थोड़ा इंटरेस्ट तो आरबीआई लेगा, लेट से 4% इंटरेस्ट आरबीआई ले रहा है, तो बैंक कितना वापस करेगा, 104 रुपीज, एंड ये जो कोलेटरल रखा हुआ आरबीआई के पास दैट इट विल रिटर्न। तो इन अ वे बैंक जो है रीपरचेस कर ले रहा है अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट, एंड ये जो इंटरेस्ट रेट है दिस इज कॉल्ड रीपरचेस रेट, ठीक है।
तो रीपर्चेज इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसको छोटा करो, रेपो रेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट इन शॉर्ट। ठीक है, आपका भी कोई छोटा नाम होगा, घर पे बुलाते होंगे, सोनू मोनू कुछ तो बुलाते होंगे ना, तो दैट इज द रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट जितना भी होता है, इस पर थोड़ी लिमिट है कितना बैंक जो है बोरो कर सकते हैं विद इन अ पर्टिकुलर डे, ओवरनाइट बेसिस या फिर जो भी बेसिस है उसमें बोरो कितना कर सकते हैं। लेट्स से 1 करोड़ की लिमिट है, तो लेट्स से किसी बैंक को 2 करोड़ रुपए चाहिए, आज के आज, अभी के अभी, कल लौटा देगा, तो 1 करोड़ इट विल बोरो एज पर रेपो रेट, एंड 1 करोड़ एक्स्ट्रा वो आरबीआई से बोरो कर सकता है, बट फॉर दैट इट हैज़ टू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना होगा, ये 4% है तो ये 5% आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर टेकिंग, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और हमने देखा था कि कोलेटरल भी रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास होते हैं जो कि एसएलआर के अंडर वो मेंटेन करते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में 3 चीजें हमने कहा था, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 3 तरीके से ये मेंटेन होता है, हमने कहा था, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसको यूज करके एमएसएफ के थ्रू पैसे लिए जा सकते हैं। ओके, तो इस वजह से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है, इसे पीनल रेट कहा जाता है, एंड एडिशनल बोरोइंग के लिए यूज होता है। बैंक जो आरबीआई से बोरो करते हैं, रेपो रेट से ज़्यादा इसका इंटरेस्ट रेट होगा, और लास्ट रिसोर्ट है बैंक के लिए बोरो करने के लिए, कोई नहीं मिल रहा है तो आरबीआई से ये इस तरीके से बोरो कर सकते हैं। ओवरनाइट है, और ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट है। तो ये क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे, और इसका अपर लिमिट है 5% हाई इंटरेस्ट रेट है, 4% मिडिल है, सेंटर है, एंड विल सी वन मोर जो कि बॉटम है ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल रिक्वायरमेंट है, यस। ओके, तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। अब रेपो रेट के जो फीचर्स हमने डिस्कस किए उनको देख लेते हैं। कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग इसे कहते हैं, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, रेपो रेट के थ्रू बैंक बोरो करता है आरबीआई से, तो जो भी मनी बोरो किया है वो इकोनॉमी में दे देगा ना, तो दैट इज वाई इंजेक्टिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि मनी हमारे इकोनॉमी में भेजने का एक तरीका है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन को इंश्योर करता है। तो रेपो रेट में जब भी हम वेरिएशंस करेंगे, इसको वेरी करते ही एमएसएफ भी वेरी हो जाएगा। लेट्स से ये 5% हो गया, तो एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होना चाहिए, इसको भी बढ़ाया जाएगा 6% या फिर जो भी है। ठीक है, तो हमेशा जो रेपो रेट वेरिएशन से बहुत सारे रेट्स जो है वेरी होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक के होम लोन इंटरेस्ट रेट है, तो वो भी रेपो रेट से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और लेट्स से कार लोन है, ये भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से रेपो रेट वेरिएशन एक्चुअली ट्रांसमिट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने रेपो रेट को वेरी किया, रेपो रेट को चेंज किया, ये इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट सब वेरी हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, बिकॉज दे आर लिंक्ड टू रेपो रेट। गॉट इट। बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स एक्चुअली ऐसे बोरो कर सकते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स, जैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट के तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इश्यू करता है इन द मार्केट, प्राइमरी डीलर सबसे पहले आकर उसे खरीदते हैं। प्राइमरी मींस फर्स्ट टाइम इश्यू करने पर प्राइमरी मार्केट से उसे खरीद लेना, प्राइमरी डीलर। लाइक एसबीआई इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डीलर, और ऐसे उसे आरबीआई ने डेजिग्नेट किया कि यू आर अ प्राइमरी डीलर बेस्ड अपॉन वेरियस फाइनेंशियल जो टर्म्स है एसबीआई के, वो अच्छे हैं इसीलिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ओवरनाइट, सेंटर ऑफ एलएएफ, ऑल बैंक सिक्योरिटीज जो है एलिजिबल है रेपो रेट में बोरो करने के लिए। तो रेपो रेट के डिफरेंट टाइप्स भी है, लाइक ट्राई पार्टी रेपो है। इसका क्या मतलब है सर? यहाँ पर आप देख रहे हैं रेपो रेट में बैंक एंड आरबीआई, 2 पार्टीज ओनली। अब इन कई बार रेपो रेट बैंक 1 बैंक 2 के बीच में भी होता है ट्रांजैक्शन, रेपो ट्रांजैक्शन। तो ऐसे में कई बार बैंक सर कंफ्यूज कि कौन से बैंक के साथ करना है, कितना कोलेटरल रखना है, यहाँ पर किस तरह से रीपर्चेज, सेटलमेंट, सारी चीज़ें करनी है। तो एक एजेंट को वो अपॉइंट करते हैं। मोस्टली हमारा जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सीसीआईएल एजेंट्स है जो हेल्प करते हैं ये दो बैंक्स को कि कैसे कैसे सारे चीज़ों को कंप्लाई करना है, कि कैसे आपको किससे लोन लेना है, कितना लेना है, ये सब क्या कोलेटरल में रखना है, उसको कैसे संभालना है, कस्टडी मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय द ट्राई पार्टी एजेंट। ये थर्ड पार्टी बन जाता है रेपो ट्रांजैक्शन में। सो ट्राई पार्टी रेपो, रेपो क्योंकि ओवरनाइट 1 डे के लिए होता है, तो देर आर टर्म रेपो ऑल्सो 7, 14, 80, 28 डेज के लिए, एंड लॉन्ग टर्म रेपो है 1 to 3 ईयर्स के लिए भी बैंक जो है बोरो कर सकते हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस में लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किया जाता है, एलटीआरओ कहते हैं। ठीक है,
नाउ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज द थर्ड थिंग। लेट्स से बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बैंक में बहुत सारा पैसा फ्लो हो गया था, तो इतना सारा पैसा बैंक कहाँ रखेगा? हाउ विल इट गेट प्रॉफिट? बाहर तो प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा है, तो इट विल कीप दिस मनी विथ आरबीआई। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और ये एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखने पे, ये पहले ये इस चीज़ को हम रिवर्स रेपो कहते थे, क्योंकि रेपो में क्या होता है, बैंक बोरो कर रहा है, रिवर्स रेपो बैंक लेंड कर रहा है, आरबीआई को पैसे दे रहा है, और आरबीआई विल रिटर्न दिस मनी विथ सम इंटरेस्ट। ठीक है, 100 रुपीज़ दिया, तो आरबीआई कह रहा है कि 2% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो 102 रुपीज़ ये रिटर्न करेगा। दैट इज रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में कोलेट्रल भी रखा जाता है कि आरबीआई, तो आप पे मेरे को भरोसा नहीं है, तो आरबीआई एक्चुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेट्रल में रखता है। ठीक है, बट आरबीआई एक ऐसी एंटिटी है जिस पर भरोसा नहीं होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, तो इस वजह से रिवर्स रेपो को जो है थोड़ा साइड में रख के स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नाम के नए फैसिलिटी को लाया गया, जहाँ पर आरबीआई को ये कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा विदाउट कोलेट्रल ये जो है एचडीएफ में पैसा बैंक्स आरबीआई में रख सकते हैं, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो इट इज़ हेल्पफुल इन सकिंग द लिक्विडिटी, तो एक्सेस लिक्विडिटी है, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आ गया था, उसको सक करना। बैंक्स एक्सेस मनी जो आरबीआई के पास रख देते हैं, और ऑलवेज लेस देन रेपो, तो रेपो 4 है तो ये 3 होगा, 2.5 होगा, 2 होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ओवरनाइट एंड 1 डे के लिए है। ये फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। कोई कोलेट्रल यहाँ पर है? नो, द आंसर इज नो, रिमेंबर। ठीक है, अब रिवर्स रेपो इज सेम, बट यहाँ पे कोलेट्रल होता है। गॉट इट? चारों चीज़ें समझ में आ गई। अब ये तीनों जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये एक्चुअली पार्ट है ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इट इज़ लाइक अ विंडो। पैसे चाहिए, रेपो रेट, ठीक है, और चाहिए एमएसएफ, पैसे पार्क करने हैं विद आरबीआई, तो एचडीएफ। ठीक है, इस तरीके से दीज थ्री आर द विंडो थ्रू विच बैंक्स जो है आरबीआई के साथ डीलिंग्स करते हैं पैसों का लेन देन का, तो इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। 1998 में नरसिम्हन कमेटी 2 के द्वारा ये जो है रिकमेंडेशन दिया गया था कि ऐसा एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होना चाहिए, एंड ये फैसिलिटी ओनली शेड्यूल्ड बैंक्स को मिलती है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को जनरली नहीं मिलता। तो शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है, आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। Let us answer this question. तो ये कंटिन्यूएशन में है क्वेश्चन, दैट इज नंबर 6। तो मे में पूछा हुआ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर एट प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय एमएसएफ एज द अपर बैंड। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है एमएसएफ का है। देन सेंटर में हमारा जो है रेपो रेट है, विच माइट बी 4। नाउ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है सबसे नीचे है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बॉटम ऑफ द लोअर बैंड, या फिर बॉटम कहा जाता है। तो एच डी एफ इज द लोअर बैंड, रेपो रेट इज सेंटर। ठीक है, एब्सोल्युटली ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, अभी अभी हमने डिस्कस किए। तो 1, 2 एंड 3 डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। अक्टूबर में पूछा हुआ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर लोअर एंड अपर बैंड्स ऑफ एलएएफ? प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर, है ना। तो लोअर बैंड कौन सा? एचडीएफ, एंड अपर बैंड कौन सा है? एमएसएफ, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बैंक रेट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एमएसएफ? इट इज फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एडिशनल अमाउंट। ठीक है, एडिशनल अमाउंट ओवरनाइट के लिए बोरो कर सकते हैं, राइट है। बोरोइंग इज डन बाय डिपिंग इनटू नॉन एसएलआर पोर्टफोलियो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जनरली एसएलआर वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज किया जाता है, तो ये चीज़ तो सही नहीं होगी। दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स, तो अगर रिक्वायरमेंट है मनी का तो सेफ्टी वॉल्व एमएसएफ है, तो 3 इज राइट। तो 1 एंड 3 ओनली, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एसएलआर पोर्टफोलियो में डिप किया जाता है, तो नॉन एसएलआर नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो का पर्पस क्या है? फंडिंग बैंक्स व्हेन रिक्वायर्ड, तो रिवर्स रेपो में होता यह है कि बैंक एक्चुअली अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखता है, तो बैंक्स को फंडिंग मिल रहा है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिल रीडिस्काउंटिंग नहीं है। अब्जॉर्ब लिक्विडिटी प्रेजेंट इन द बैंक्स, ठीक है, बैंक के पास एक्सेस मनी, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, एंड वो अगर प्रेजेंट है उसको अब्जॉर्ब करने में आरबीआई हेल्प करता है ना। तो दैट इज वाई सी विल बी द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव के चक्कर में मत पड़िएगा, सी इज द राइट आंसर। देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एचडीएफ एंड रिवर्स रेपो इज करेक्ट? इन केस ऑफ एचडीएफ आरबीआई प्रोवाइड्स एसएलआर सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। ठीक है, एचडीएफ में एसएलआर सिक्योरिटीज को जो है कोलेट्रल रखता है, तो एचडीएफ में कोई कोलेट्रल ही नहीं होता, तो ये कैसे करेक्ट होगा, है ना। दैट्स नाउ वी डिस्कस्ड, इसमें नो कोलेट्रल, इसमें कोलेट्रल होता है। इन केस ऑफ रिवर्स रेपो आरबीआई प्रोवाइड्स एसएलआर सिक्योरिटीज बट द सेम आर नॉट काउंटेड एज एसएलआर मेंटेनेंस पर्पस। ठीक है,
तो सिक्योरिटीज तो प्रोवाइड करता है बट वो एसएलआर में काउंट नहीं होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इन केस ऑफ एचडीएफ नो एसएलआर कोलेटरल्स आर प्रोवाइडेड टू द बैंक, हाउएवर द बैलेंस अंडर एचडीएफ इज एलिजिबल फॉर एसएलआर मेंटेनेंस। ठीक है, ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, एसएलआर मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एचडीएफ में जो भी पैसा आप रख रहे हो आरबीआई के पास, तो वो एक तरह का रिजर्व मनी रखा जा रहा है। तो एसएलआर वाला जो रिजर्व है उसमें आप ये पैसा रख सकते हैं क्या, ये चीज़ पूछा जा रहा है तीसरे स्टेटमेंट में। तो वी कैन से थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज एचडीएफ में देर इज नो कोलेटरल, नो कोलेटरल, ये तो सही है। एंड जो भी पैसा आप रख रहे हैं वो आप एसएलआर में कंसिडर कर सकते हैं। एचडीएफ में मनी इज केप्ट विद द मनी इज केप्ट विद आरबीआई, एंड इसमें आप देखेंगे कि जो भी मनी वहां पर प्लेस किया जा रहा है उसको आप एसएलआर में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज वाई दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, जो ये सारे हमने देखे वो मोस्टली ओवरनाइट है। ओवरनाइट यानी कि वन डे के लिए बैंक बोरो कर सकता है। लेट्स से बैंक को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करना है, तो वैसे में वो कहाँ से बोरो करेगा, तो इट विल गो फॉर द बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट क्या है यहाँ पर, बैंक रेट इज एक्चुअली ऐसा इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक्स पे करते हैं इफ दे वांट टू बोरो फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्गर टर्म के लिए बोरो करना है। तो एडिशनल बोरोइंग है, पीनल रेट है, इसे कहा जाता है क्योंकि आपको वन डे के लिए तो आपने बोरो कर लिया 1 करोड़ रुपए, और एक्स्ट्रा बोरो करना है ज़्यादा समय के लिए, तो यू विल गो फॉर द बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट एडिशनल बोरोइंग दैट इज वाई, एंड इसका जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो एमएसएफ से अलाइंड होता है। एमएसएफ का जितना भी इंटरेस्ट रेट है बैंक रेट भी उतना ही होगा, सेम टू सेम। एमएसएफ 5% है तो बैंक रेट भी 5% होगा, सेम होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे आप रेपो रेट वेरी करते हैं एमएसएफ वेरी हो रहा है, एसटीएफ, रिवर्स रेपो, बैंक इंटरेस्ट रेट्स, कॉल मनी रेट, बैंक रेट सब वेरी हो रहा है। तो दैट इज वाई रेपो रेट इज कॉल्ड द पॉलिसी रेट। इट इज लाइक द लीवर, उसको आगे पीछे करो, पूरा बस पूरा ट्रक जो है एक ही डायरेक्शन में जाएगा, द ट्रक इज इकोनॉमी। ठीक है, इट इज़ अ पीनल रेट क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। एमएसएफ इटसेल्फ इज पीनल रेट, दैट इज वाई इसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। वाई, जब भी आप बैंक्स आर टेकिंग मनी फ्रॉम आरबीआई एंड ऐसे लोन ले रहे हैं फॉर मोर देन वन डे, तो ऐसे में जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लग रहा है दैट इंटरेस्ट रेट इज एक्चुअली कॉल्ड द बैंक रेट। ठीक है, मोर देन वन डे। अब इसके सामने आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, राइट कोलेटरल बैंक को देना होगा आरबीआई को। तो ये कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है और बिल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि बैंक्स एक्चुअली डिस्काउंटिंग के लिए बिल्स लेते हैं। सेलर है कोई, इसने एक बिल जनरेट किया 100 रुपीज़ का, तो बैंक के 100 रुपीज़ का बिल लेकर इनको डिस्काउंटेड अमाउंट 90 रुपीज़ दे देगा। तो ये डिस्काउंटेड बिल्स जो है उसको भी आप कोलेटरल रख सकते हैं विद द आरबीआई। ठीक है, तो दैट इज वाई इस रेट को हम, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी गई एग्जाम में, प्लीज टू रिमेंबर। बैंक्स बोरो करते हैं, रेपो रेट से ज़्यादा रेट होता है एंड एमएसएफ के इक्वल होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 28 डेज तक का है। एलएएफ का पार्ट है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कोलेटरल रख सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सब कुछ रखा जा सकता है। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। ओके, तो दैट इज बैंक रेट ना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी है यहाँ पर, उसको इसका क्या मतलब है, तो ये भी एक टूल है ऑफ आरबीआई टू मेंटेन लिक्विडिटी या मनी इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई कितना हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने का एक तरीका है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करता है, सीधा मार्केट में कूद जाता है। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट आरबीआई ने जो है गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किए, लोगों ने खरीदे। अब खरीदने के बाद इन्वेस्टर इन्वेस्टर को बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो इस सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई कूद जाता है एंड आरबीआई एक्चुअली ऑफर्स, ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, ऐसे करके बेचने जाता है। तो दीज पीपल विल बी बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड उनके पैसे जो है आरबीआई अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है तो इट विल बी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेट्स से ग्रोथ करना है, ऐसे में क्या करेगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो लोगों के हैं उनको बाय कर लेगा। लोगों के पास है या फिर कंपनीज के पास है, तो इट विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इट विल, आरबीआई विल गिव मनी टू देम। तो इकोनॉमी में मनी फ्लो होगा, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली आरबीआई इज हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कई इंसिडेंट्स पे किए गए थे एंड वन ऑफ देम इज द इंसिडेंट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन एंड द अदर इज द इंसिडेंट ऑफ द
जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ जाता है फॉरेन करेंसी, तो वो फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा, है ना, तो वो इंडियन करेंसी फ्लो हो जाएगा इनटू द इकोनॉमी। तो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई एक्चुअली इश्यूज न्यू काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स इन्हें कहा जाता है, एमएसएस बॉन्ड्स। ये बॉन्ड इशू करके लोगों से वो खरीदवाता है एंड एक्सेस मनी को अब्जॉर्ब करता है। लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे तो दे विल अब्जॉर्ब द एक्सेस मनी, है ना। तो स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस जहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ गया, कन्वर्टेड इनटू रुपीस, इट इज अब्सॉर्ब्ड, स्टेरिलाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी ये हुआ था, ठीक है। तो दैट इज द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स। अब इस सबको अगर हम समराइज करें तो वी कैन से, अगर आप CRR SLR इंक्रीज कर रहे हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, तो इकोनॉमी में मनी कम जाएगा, तो आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं। तो जब भी आप बाकी इंटरेस्ट रेट्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं तो आप एक्चुअली इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि लोन ज़्यादा लेना देना लोग नहीं करेंगे, बैंक्स नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी में मनी फ्लो ही नहीं होगा। ये सबको डिक्रीज करने पे अब एक्चुअली इकोनॉमी में मनी फ्लो कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना है तो एक्चुअली सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, बाइंग ऑफ बॉन्ड्स किया जाता है इन द व्हेन यू वांट टू कॉम्बैट डिफ्लेशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बहुत कम आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है, तो उसे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। एंड वेन एवर अ लॉट ऑफ मनी इज देयर इन द इकोनॉमी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी उसे कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। बैंक रेट के बारे में एक दो और चीज़ है कि बैंक रेट एक्चुअली इतना फेमस क्यों नहीं है। रेपो रेट बहुत फेमस है, बैंक रेट फेमस ही नहीं है, ऐसा बैंक रेट को गुस्सा आता है। क्यों फेमस नहीं है, व्हाट इज़ द रीज़न। बैंक रेट वेरी करने पर आपके बैंक्स के इंटरेस्ट रेट या फिर कोई और इंटरेस्ट रेट्स वेरी नहीं होते, सो इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली लिंक्ड। दूसरी चीज है कि बैंक रेट के थ्रू इतना हाई इंटरेस्ट रेट देने का बैंक्स को ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो एक दिन से ज़्यादा का मनी रिक्वायर करते हैं तो रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, जहाँ पर बहुत ही कम 2-3% इंटरेस्ट रेट पे लेट से मिल रहा है। ये रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड दे देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नैपफिट दे देगा, ऐसे रीफाइनेंस करने वाले हैं, तो वाई विल आई टेक मनी फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट, इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे। बिल मार्केट उतना डेवलप नहीं है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप कोलेटरल में रख सकते हैं, तो बैंक रेट इज ऑल्सो नॉट सो फेमस, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द रोल ऑफ बैंक रेट, ऐसा पूछा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली लिंक्ड बैंक रेट से, ये करेक्ट लिमिटेशन है। कमर्शियल बैंक्स एंजॉय स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटीज, ये भी लिमिटेशन है। द बिल मार्केट इज अंडर डेवलप्ड एंड डिफरेंट सब मार्केट्स ऑफ मनी मार्केट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय बैंक रेट, ये भी सही है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन बैंक रेट बाय आरबीआई ब्रिंग अबाउट अनसर्टेनिटी विच अफेक्ट्स इट्स एप्लीकेबिलिटी, तो ये गलत है। आरबीआई बार बार बैंक रेट चेंज करता है इसीलिए बैंक रेट फेमस नहीं, तो ये गलत है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, तो दैट इज वाई डी विल बी द राइट आंसर हियर। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, ये आपको बताना है। रिवर्स रेपो, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, इनमें से कौन किसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं ड्यूरिंग द सेशन हमने पढ़ा है। प्लीज टू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डिड यू कैन लेट अस नो 8146207241 पर, या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।